नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली। पेट्रोल, एलपीजी और खाद संकट के पहले पीएम मोदी ने क्या सच में सब सेट कर लिया है या आर्थिक तूफान आने वाला है? भारत ने तेल के नए रूट तलाश लिए। एक एडिशनल मोदी की डिप्लोमेसी का न्यू चैप्टर क्या है आपको बताऊं। उधर ट्रंप का मैसेज लेकर आ रहे उनके मंत्री, इधर भारत के लिए खुला यूरोप का एंट्री पॉइंट। पीएम मोदी ने क्या ही कर दिया आपको दिखाऊंगा। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को दिया वो टास्क, बीजेपी ने 27 और 29 दोनों सेट कर लिया। इसके अलावा पहले कॉकरोच का एक्स अकाउंट बंद, फिर जान से मारने की धमकी, अब 21 मिलियन वाले इंस्टा पर भी लटक रही है तलवार। कॉकरोच पार्टी की वजह से इंडिया अलायंस में फूट, जेन जी कॉकरोच को चुनेगा तो राहुल अखिलेश केजरीवाल का क्या होगा, आज आपको बताऊं। पुलिस की पकड़ में ट्रिशा का आरोपी पति, पूर्व जज सास पर गिरफ्तारी की तलवार, क्या सोमवार को गिरिबाला जेल चली जाएंगी? सीबीआई कैसे पता लगाएगी ट्रिशा ने सुसाइड किया या फिर मर्डर हुआ? शव के दोबारा पोस्टमार्टम से कौन से नए सबूत मिल सकते हैं? माउंट एवरेस्ट अचानक न्यूज में क्यों आया? पहाड़ की चोटी पर ऐसा क्या हुआ? एवरेस्ट पर बिखरी हुई 200 लाशों के रहस्य को सुनकर हैरान रह जाएंगे। यह सब आज आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले दिन भर का रिवीजन। चुनाव आयोग ने जून जुलाई में खाली होने वाली राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। 18 जून को चुनाव के लिए मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग 1 जून को नोटिफिकेशन जारी करेगा। 8 जून नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख रखी गई है। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 9 जून को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों पर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। पिछली सुनवाई 6 मई को हुई थी, लेकिन उस दिन अदालत ने फैसला नहीं सुनाया था। कोर्ट पहले ही आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर चुकी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगा साजिश मामले में 7 साल से जेल में बंद आरोपी उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। जमानत 1 जून सुबह 7 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक प्रभावित रहेगी। खालिद को इसके लिए 1 लाख रुपए की निजी मुचलका भरना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि उमर को पहले भी पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अंतरिम जमानत मिल चुकी है। वजह इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, लेकिन उनकी मां की मेडिकल स्थिति को देखते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झाल मुड़ी खिलाने वाले विक्रम को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोप है कि उन्हें किसी अनजान नंबर से धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं। उन्हें फोन और वीडियो कॉल करके भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। विक्रम ने इस संबंध में झाड़ग्राम थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में झाड़ग्राम के पुलिस अधीक्षक मानव सिंगला ने कहा है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच चल रही है। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में करीब 700 साल बाद परिसर में नमाज नहीं, सिर्फ पूजा हुई। भोज उत्सव समिति ने आज बाग देवी की प्रतिमा स्थापित कर दर्शन पूजन कराया। मंदिर में सुबह से बड़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई थी। बाग देवी मंदिर में कार सेवकों के परिजनों का सम्मान भी किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 मई को भोजशाला को मंदिर घोषित किया था। मुस्लिम समाज ने फैसले के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों के जरिए बंद करने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। आस्था का सम्मान सभी को है, लेकिन कानून और व्यवस्था से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नमाज मस्जिदों, ईदगाहों और निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में केस दर्ज हो गया है। इकरा हसन के साथ 6 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर की गई है। सपा सांसद पर यह कार्रवाई सहारनपुर में डीआईजी दफ्तर के बाहर सड़क जाम करने के आरोप में की गई है। उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया है। इकरा हसन के खिलाफ सिविल लाइन चौकी प्रभारी ने थाना सदर बाजार में तहरीर दी है। इसके बाद उन पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहला चैप्टर, पेट्रोल, एलपीजी और खाद संकट से पहले पीएम मोदी ने क्या सच में सब सेट कर लिया है या आर्थिक तूफान आने वाला है? भारत ने तेल के नए रूट तलाश लिए। एक एडिशनल मोदी की डिप्लोमेसी का न्यू चैप्टर क्या है? उधर ट्रंप का मैसेज लेकर आ रहे उनके मंत्री और इधर भारत के लिए खुला यूरोप का एंट्री पॉइंट। पीएम मोदी ने क्या गजब कर दिया है, यह आज आपको बताने जा रहा हूं।
पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को याद दिलाया टास्क, बीजेपी ने 27 के बाद 29-20 सेट कर लिया है क्या? कहते हैं संकट के समय ही इंसान की असली परीक्षा होती है, लेकिन पीएम मोदी समय से आगे सोचते हैं। भविष्य को लेकर उनका विजन एकदम क्लियर रहता है। फॉरवर्ड प्लानिंग के मामले में पीएम मोदी कभी मात नहीं खाते और इस बार भी पीएम मोदी ने यह दिखा दिया है। जब जब भारत पर संकट आने वाला होता है, वो और भी ज्यादा मजबूती के साथ फ्रंट पर आ जाते हैं। देश के लिए बड़े फैसले और कड़े फैसले लेने से कभी वो पीछे नहीं हटते हैं, कभी वो चूकते नहीं। पीएम मोदी के काम करने की यही स्पिरिट उन्हें पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाती है। आप देखिए कि भले ही पीएम मोदी को विपक्ष के कुछ लोग गालियां देते हों, लेकिन 5 देशों के दौरे से लौटने के बाद मोदी लगातार इस बात में जुटे हैं कि पेट्रोल एलपीजी संकट से कैसे देश को बाहर निकाला जाए। पीएम मोदी ने विदेश यात्रा के दौरान पेट्रोल एलपीजी के संकट का तोड़ निकालने की पूरी कोशिश की है, जबकि खरीफ सीजन के लिए फर्टिलाइजर यानी कि खाद का इंतजाम उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था। विदेश दौरे के दौरान उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने की डील भी कर डाली। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने संकट आने से पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली। उनका होमवर्क ऐसा है, उनके मंत्री भी हैरान हो चुके हैं। खुद लगातार काम करने वाले मोदी ने अपने मंत्रियों को भी टॉप टास्क दे दिया है। और कैसे आपको बताऊंगा कि क्या क्या टास्क मिला है। इतना टफ टास्क है कि आसानी से ये मंत्री आराम करके नहीं कर सकते हैं। इनको ये काम करने के लिए 24 घंटे लगना पड़ेगा। यूरोप दौरे में 57 डील करने के बाद अब पीएम मोदी से मिलने कौन से राष्ट्रपति पहुंचे हैं, यह भी आपको बताऊंगा। पीएम मोदी के लिए ट्रंप ने क्या मैसेज भेजा, तेल संकट से निकलने के लिए किसे भेजने वाले हैं, यह भी आपको बताने वाला हूं। साथ ही इस बात की चर्चा भी करूंगा कि पीएम मोदी ने फर्टिलाइजर और पेट्रोल के लिए कौन सा बड़ा प्लान बनाया है। लेकिन उससे पहले एक ट्रिल। जो लोग कहते हैं कि पीएम मोदी के दिमाग में सिर्फ चुनाव रहता है, बीजेपी सिर्फ चुनाव को सीरियस तरीके से लड़ती है, उन्हें दुनिया भर से आई पीएम मोदी की कुछ तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें आप देखिए। पीएम मोदी ने 27 और 29 का चुनाव तो कब का सेट कर लिया। अब तो पीएम मोदी वो कर रहे हैं जिसके बाद भारत दुनिया में नए मुकाम पर पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसे स्टेज पर पहुंचा दिया है कि अमेरिका, रूस से लेकर यूरोप के बड़े बड़े देश भारत के साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष ऐसा माहौल बना रहा है जैसे भारत पर कोई बड़ा संकट आ गया है। आप देखिए कि विपक्ष किस तरह से माहौल बना रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। पेट्रोल और एलपीजी संकट बना हुआ है, देश पर फर्टिलाइजर संकट आने वाला है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां जाने वाली है। यह सब नैरेटिव सेट करने की कोशिश लगातार पिछले कुछ महीनों से विपक्ष की तरफ से हो रहा है। यह दावा लगातार मोदी विरोधियों की तरफ से किया जा रहा है कि भाई देश में सब कुछ खराब चल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन क्या इसमें सच में सच्चाई है? लेकिन सच्चाई के साथ डर को ज्यादा बेचा जा रहा है। आप देखिए कि जो सच बताने की कोशिश वो एक तरफ सरकार कर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष कर रहा है, इसके बीच डर बनाया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे बयानों से पैनिक बाइंग करने लगते हैं लोग। आपको पता ही है कि अगर एक बार हंगामा हो जाए, अगर कोई मैसेज पास ऑन हो जाए कि भाई गड़बड़ होने वाला है, तो लोगों का दिमाग नहीं खराब हो जाता है, तुरंत भागकर वो पेट्रोल डीजल, अरे नमक के लिए एक बार बोल दिया गया था, लोग नमक खरीदने लग गए। तो ये तो पेट्रोल डीजल है। लेकिन भाई सरकार भरोसा दे चुकी है कई बार। स्टॉक और ब्लैक मार्केटिंग का खतरा बढ़ जाता है जब अफवाह फैलाई जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई अफवाह पर ध्यान मत दीजिएगा, सरकार जो कह रही है उसको फॉलो कीजिए। इधर विपक्ष माहौल बनाने में लगा हुआ है तो पीएम मोदी को गद्दार भी कह रहा है विपक्ष। वही पीएम मोदी दुनिया भर में भारत का झंडा बुलंद किए हुए। अभी पीएम मोदी को यूरोप से लौटे 24 घंटे भी नहीं हुए। आज साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टो अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंच गए। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति निकोस और उनके प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम ने याद दिलाया कि पिछले साल साइप्रस दौरे पर उन्हें वहां सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। भारत और साइप्रस के बीच यह बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं मानी जा रही है, बल्कि साइप्रस के राष्ट्रपति का दौरा संकेत है कि यूरोप के छोटे देश भी भारत के साथ मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं। इस दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाने का ऐलान किया है। यही फैसला अब अंतर्राष्ट्रीय गलियारे में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। सुनिए पीएम मोदी ने भारत और साइप्रस के रिश्ते पर क्या कहा। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी
और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरीटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे और दोनों देशों के इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच कनेक्ट बढ़ाएंगे। दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए कई समझौते भी हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आज की इस तस्वीर की हो रही है। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इस तस्वीर की, जब बातचीत से पहले राष्ट्रपति निकोस ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। इससे पहले भी कई बड़े विदेशी नेता जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेकर उसको पोस्ट किए हैं। यही तस्वीरें विपक्ष को चुभती भी हैं भाई, लेकिन पीएम मोदी ऐसी बातों का कोई लोड ही नहीं लेते। प्रधानमंत्री कभी देखते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और उसको लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो काम करते हैं, उनको पता है उनको क्या करना है। आज भारत साइप्रस के बीच कई बड़े समझौते हुए। सुरक्षा सहयोग के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति बन गई। शिपिंग सेक्टर में सहयोग के लिए जॉइंट टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया। दोनों देशों ने अगले 5 साल में निवेश को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा। शिक्षा, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण समझौते किए गए। आप देखिए कि यूरोप के दौरे से ही अभी प्रधानमंत्री लौटे थे और आज यूरोप का ही एक और देश साइप्रस का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंच गया। साइप्रस भले ही यूरोप का छोटा सा देश है, लेकिन यूरोप में एंट्री के लिए भारत के लिए बहुत अहम है। इसे ऐसे भी आप समझिए कि भारत के लिए साइप्रस यूरोपियन यूनियन का एंट्री पॉइंट साबित हो सकता है। 2024 में साइप्रस के साथ लगभग $140 मिलियन का व्यापार रहा, जबकि 2025 में लगभग $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक यह व्यापार पहुंचा। दिलचस्प बात तो यह है कि व्यापार का असली महत्व केवल सामानों में नहीं है, बल्कि एफडीआई और यूरोप तक पहुंचने में। साइप्रस लंबे समय तक भारत में निवेश का बड़ा रास्ता रहा है। 2000 से 2025 तक साइप्रस ने भारत में लगभग $15.7 अरब का एफडीआई किया है। वहीं साइप्रस के जरिए भारत को यूरोपियन यूनियन का 45 करोड़ उपभोक्ताओं वाला बाजार भी मिल सकता है। भारत के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साइप्रस जल्द ही मुंबई में ट्रेड सेंटर भी खोलने वाला है। सुनिए पीएम मोदी ने साइप्रस के साथ बढ़ते व्यापार पर आज क्या कहा। साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। इधर पीएम मोदी यूरोप सहित पूरी दुनिया के साथ ट्रेड डील को आगे बढ़ा रहे हैं। उधर ट्रंप की टेंशन बढ़ती जा रही है। ट्रंप एक तरफ ईरान युद्ध को लेकर फंसे हुए हैं, उनके लिए ईरान अंधा जो कुआं जैसा बनता जा रहा है, और सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ईरान मैटर अब परेशानी का सबब बन गया है। और इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन के लिए भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि मार्को रूबियो दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी को ट्रंप का मैसेज देंगे। वहीं भारत पहुंचने से पहले ही ट्रंप की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि भारत में तेल का संकट नहीं आने देंगे। अब देखिए कि अमेरिका ने पहले ही रूस से तेल खरीदने पर दी गई छूट को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था। अमेरिका ने छूट दूसरी बार बढ़ा दी है, तो 17 जून तक ये छूट अब लागू रहने वाली है। हालांकि भारत ने कह दिया था कि पाबंदियों से छूट मिले या नहीं, वो रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। अब अमेरिका ने एक और डील कर दी है कि भारत हमसे जितना ईंधन खरीदना चाहता है अमेरिका बेचने के लिए तैयार है। भारत रवाना होने से पहले मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का बेहतरीन साझेदार बताया। सुनिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने क्या कहा। We want to sell them as much energy as they'll buy, and obviously you've seen, I think we're at historic levels of U.S. production and U.S. export. We want to be able to do more. We were already in talks with them to do more. We want that to be a bigger part of their portfolio. We also think there's opportunities with Venezuelan oil. In fact, it's my understanding that the interim president of Venezuela will be traveling to India next week.
as well. So there's opportunities. There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them, and so it is an important trip. I'm glad we're able to do it. मार्को रूबियो 23 मई से 26 मई तक भारत के दौरे पर रहेंगे। अपने इस 4 दिवसीय दौरे के दौरान वो नई दिल्ली, कोलकाता, आगरा और जयपुर का दौरा भी करेंगे। दौरे के आखिरी दिन 26 मई को क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर करने वाले हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। इस दौरे के दौरान मार्को रूबियो के साथ वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भी अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ रही है। भारत और वेनेजुएला के बीच तेल बेचने की बड़ी डील हो सकती है। आप देखिए कि करीब 303 अरब बैरल तेल भंडार के साथ वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। वहीं वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बनकर उभरा भी है। भारत को वेनेजुएला से होने वाली तेल सप्लाई अप्रैल के मुकाबले करीब 50% बढ़ गई। मई में अब तक भारत ने वेनेजुएला से करीब 4.17 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीद लिया है। अप्रैल में यह आंकड़ा 2.83 लाख बैरल प्रतिदिन था, जबकि उससे पहले लगातार 9 महीने तक भारत ने वेनेजुएला से कोई तेल नहीं खरीदा। वेनेजुएला की राष्ट्रपति का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आप देखिए कि तेल का वेनेजुएला रूट भारत के लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि वेनेजुएला का तेल रूस और सऊदी अरब के रास्ते से आता है, लेकिन परेशानी यह भी है कि वेनेजुएला का क्रूड ऑयल एक्स्ट्रा हैवी और सोर्स होता है, साथ ही कम गुणवत्ता वाला होता है, इसलिए कई देशों में प्रतिबंधित है। यह सभी रिफाइनरी में रिफाइन भी नहीं हो सकता है, लेकिन भारत में कम गुणवत्ता वाले तेल को रिफाइन करने की सुविधा है, जिसका फायदा मिल सकता है। हॉर्मुज में रुकावट की वजह से पूरी दुनिया में तेल संकट बढ़ता जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह संकट जल्द खत्म नहीं हुआ तो ब्रेंट क्रूड यानी कि कच्चे तेल की प्रति बैरल कीमत $200 के आसपास पहुंच सकती है। भारत भी इस संकट का सामना कर रहा है। हालांकि इस बीच पीएम मोदी ने संकट से समाधान निकालने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। 5 देशों की यात्रा से लौटते ही पीएम मोदी ने आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ मैराथन बैठक ली। करीब 4 घंटे की यह बैठक चलने वाली करीब 4 घंटे तक चलने वाली इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस और पेट्रोल डीजल की सप्लाई से जुड़ी बातों पर एक अपडेट लिया। इसके अलावा मंत्रियों को क्लियर मैसेज दिया कि पेंडिंग काम तुरंत खत्म किया जाए और एलपीजी के ऑप्शंस पर काम तेजी से बढ़ाए। वैकल्पिक ऊर्जा के लिए पीएम मोदी ने खासतौर पर बायोगैस को एलपीजी के ऑप्शन के तौर पर बढ़ावा देने की बात कही। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को गैस और तेल संकट से निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश का विपक्ष संकट के इस दौरान अपना सियासी अवसर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऊर्जा की क्राइसिस है, महंगाई है, डीजल पर, पेट्रोल पर, दूध में, ब्रेड में, सब में। इससे लोगों को ध्यान बटाने के लिए किया गया है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर बड़े सिंसियर। अगर सिंसियर होते प्राइम मिनिस्टर को तो जिस तरह से पहले पीएम काम करते अब ज्यादातर चुनाव प्रचार में रहते हैं, उसके बाद जब समय बचता है तो चले जाते हैं विदेश की यात्रा में। पीएम का एक गरिमा है, पीएम पूरे देश का होता है। ऑफिस में बैठना चाहिए था जब वार ब्रेकआउट हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठना चाहिए था, नीति आयोग, अदर एक्सपर्ट्स के साथ, और पीएम एडवाइजरी काउंसिल भी है उसके साथ। न्यूज की पाठशाला में अब अगला चैप्टर। पहले कॉकरोच का एक्स अकाउंट बंद, फिर जान से मारने की धमकी, अब 20 मिलियन वाले इंस्टा पर भी तलवार लटक रही। कॉकरोच पार्टी की वजह से इंडिया अलायंस में फूट पड़ गई है। जेन ज़ी कॉकरोच को चुनेगा तो राहुल अखिलेश केजरीवाल का फिर क्या होगा? कॉकरोच जनता पार्टी हंसी मजाक से जिसको शुरू किया गया प्लेटफॉर्म अब एक कैंपेन क्या बनता जा रहा है। 21 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं इस अकाउंट के इंस्टाग्राम पर। 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा। सोचिए मात्र 7 दिन में 2 करोड़ फॉलोअर्स। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर्स इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। सोशल मीडिया की रेस में बड़ी बड़ी पार्टियों को इसने पीछे छोड़ दिया। यह नंबर इतना बड़ा है जिसने देश के विपक्ष के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया। विपक्ष के नेता खुद कह रहे हैं कि जो पार्टी है ही नहीं उस पर देश के जेन ज़ी को भरोसा है, लेकिन हम पर नहीं है। यह बेहद चिंता की बात है। कौन क्या कह रहा है आपको बताऊंगा आगे। कॉकरोच पार्टी बनाने वाले अभिजीत दिपके का एक्स अकाउंट बंद हुआ, लेकिन क्यों बंद हुआ इसके पीछे कोई वजह अभी तक सामने नहीं आई। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार ने अकाउंट को बंद करवा दिया।
उधर अभिजीत दीपके को जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप। मतलब सटायर पेज के अगेंस्ट जान से मारने की धमकी देने वाले का वीडियो भी आ गया है। क्या कह रहा है पूरी बात सुनवाऊंगा। कॉकरोच पार्टी को विपक्ष का बम्पर सपोर्ट क्यों मिल रहा है यह भी आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से इसे आम आदमी पार्टी का प्रॉक्सी अकाउंट क्यों बताया जा रहा है, ऐसा कहने के पीछे क्या वजह है यह भी बताऊं। कॉकरोच पार्टी का जो क्रेज पिछले एक हफ्ते में सोशल मीडिया पर बढ़ा है, अब वो सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रह गया है, धीरे धीरे करके ग्राउंड पर भी इसका असर दिखने लग गया है। कॉकरोच स्टाइल में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लग गई हैं। दीवारों पर कॉकरोच पार्टी के समर्थन में नारे और पेंटिंग बनाई जा रही हैं। और क्या क्या हो रहा है वो सब आज आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक ट्रेलर आपको दिखा। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में रोका गया है और इसके जवाब में अभिजीत दीपके ने कॉकरोच इज बैक के नाम से नया अकाउंट भी बना लिया। लेकिन मुद्दा सियासी है, इसलिए पॉलिटिक्स भी जबरदस्त हो रही। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने अकाउंट बंद करवाया, सरकार डर गई है इसलिए आवाज दबा रही है। मैं साफ कर दूं कि यह आरोप है विपक्ष का। और दूसरी तरफ अभी तक आईटी मिनिस्ट्री की ओर से कोई ऑफिशियल जवाब सामने नहीं आया है कि आखिरकार अकाउंट पर भारत में रोक क्यों लगी। जवाब तो देना ही पड़ेगा भाई, अकाउंट रोका गया है तो उसकी वजह भी आपको बताना होगा। अगर इस अकाउंट से देश को खतरा है तो वो भी बताइए। अगर इस अकाउंट से किसी तरह के राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम हो रहा है तो वो भी देश की जनता को जानने का अधिकार है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। इससे अब 20 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अब आपको यह भी बताता हूं कि सरकार के पास किसी सोशल मीडिया अकाउंट को बंद या रोकने के लिए कौन से अधिकार है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A के तहत सरकार के पास सोशल मीडिया कंपनियों को कंटेंट हटाने के आदेश जारी करने का अधिकार है। अगर सरकार को लगता है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे किसी भी कंटेंट से भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है तो सरकार इसे बैन करने का ऑर्डर जारी कर सकती है। सभी प्लेटफॉर्म को यह आदेश मानना ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि कॉकरोच पार्टी के एक्स अकाउंट को बंद करने के पीछे क्या वजह है। क्या सरकार के कहने पर रोका गया है इसे? अगर नहीं तो क्या एक्स ने इसको खुद रोक दिया है? वैसे आपको एक चीज और बताता हूं, सीजेपी का अकाउंट बंद होने के पीछे एक्स के नियम क्या कहते हैं यह भी आप आज जान लीजिए। एक्स के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी अकाउंट या पोस्ट को तब रोका जाता है जब सोशल नेटवर्किंग साइट को उस देश की तरफ से लीगल डिमांड मिलती है, और अकाउंट तब सस्पेंड होता है जब एक्स को लगता है कि वो अकाउंट उसके नियमों को नहीं मान रहा है। हालांकि कॉकरोच पार्टी के केस में अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ है बल्कि इसको विद हेल्ड किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सीजेपी का यह अकाउंट भारत की संप्रभुता या सुरक्षा के लिए खतरा था? क्योंकि अगर यह खतरा था तो देश को, खासकर युवाओं को, इसके बारे में जानने का हक तो है ही। बताना चाहिए कि क्या खतरा है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बंद हुआ तो उन्होंने नया अकाउंट भी खोल दिया। अब अभिजीत दीपके को यह डर भी सता रहा है कि उनका इंस्टा का जो अकाउंट है वो भी बंद हो सकता है। अब क्योंकि इंस्टा पर फॉलोअर्स की संख्या 21 मिलियन हो गई है। अगर ऐसे में इंस्टा अकाउंट भी बंद हो गया तो जान रहे ना कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पर भी अब नया अकाउंट बना लिया। कॉकरोच पार्टी प्लेटफॉर्म बनाने वाले अभिजीत दीपके यह भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही। उन्होंने बकायदा इन धमकी के लिए मैसेज भी किया है, यानी कि पोस्ट भी किया है। एक्स पर स्क्रीनशॉट के साथ पोस्ट किया है उन्होंने, और उन्होंने यह मैसेज लिखा है कि वारिस नाम के एक शख्स ने उन्हें एक मैसेज भेजा है। ऐसा दावा अभिजीत की तरफ से किया गया है। और तो और उनके पास कथित तौर पर एक धमकी वाले वीडियो का भी पोस्ट है जो वो शेयर कर रहे हैं। सुनिए उस धमकी वाले पोस्ट में क्या कहा गया है जिसको अभिजीत ने शेयर किया। अभिजीत दीपके का दावा है कि ये जो वीडियो आप देख रहे थे और इसमें जो आपको युवा दिखाई दे रहा था ये वारिस है, और इसी ने वीडियो बनाकर ये धमकी दी है। ये दावा है अभिजीत का। लेकिन सोचिए कि इस तरह की धमकी, और इस तरह की धमकी क्यों? अभिजीत दीपके विदेश में है, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, और उनका परिवार जो भारत में रहता है उसे इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। यह आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन किसी को खुलेआम जान से मारने की धमकी देना यह बेहद सीरियस क्राइम है। इसके खिलाफ तुरंत एक्शन होना भी चाहिए, एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। वीडियो में दिख रहा है यह शख्स दावा कर रहा है कि बीजेपी में आ जाओ, वहां तुम्हारी जरूरत। हालांकि बीजेपी से इसका कोई रिश्ता है भी या नहीं कहा नहीं जा सकता, कोई दावा अभी तक पेश नहीं किया है किसी ने। लेकिन किसी पार्टी का नाम अगर कोई लेकर किसी को मारने तक की धमकी दे रहा है, उसके परिवार को लेकर धमकी दे रहा है,
तो उस पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी बातें प्लांट की जाती है, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर कुछ ऐसा भी है तो वो भी जांच का विषय है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात, धमकी क्यों भाई? अगर आप किसी की सोच या विचारधारा से सहमत नहीं हो तो विरोध करने के दूसरे भी तरीके हैं कि नहीं है? भाई जाइए उसके खिलाफ लिखिए, बोलिए, जैसे वो सोशल मीडिया पर बोल रहा है, लिख रहा है, आप भी लिख सकते हैं। भाई आप भी बना लो अपना एक अकाउंट, आप भी बना लो अपनी वर्चुअल पार्टी। कोई रोक रहा है क्या आपको? किसी ने जान से मारने की धमकी आप किसी को देंगे? गजब है। अभिजीत दिपके ने जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया है उसकी मांगे क्या है वो भी अब एक बार जान लीजिए। नीट पेपर लीक को लेकर सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए पिटीशन कैंपेन चलाया जा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है। महिलाओं को 50% आरक्षण की मांग की जा रही है। दल बदल करने वाले नेताओं पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। मीडिया की स्वतंत्रता की मांग भी एक मुद्दा है। ये वो मांगे हैं जिसको लेकर पिछले कुछ वक्त से देश में विरोध प्रदर्शन, धरना और बवाल मचा हुआ है। नीट पेपर लीक को लेकर एनटीए और शिक्षा मंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा भी देश में वक्त वक्त पर उठाया जा रहा है। नहीं देख रहे हैं आप कि लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रदर्शन चल ही रहा होता है, कोई ना कोई विरोध चल ही रहा होता है, और ये सारे विरोध सरकार के खिलाफ ही होते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि किसी और के खिलाफ होते हैं। और सरकार से सवाल जवाब भी चल रहा होता है। अब आप देखिए कि महिला आरक्षण को लेकर सरकारी तो बिल लेकर आई थी ना, विपक्ष ने उसको गिरा दिया। उसके बाद पूरे देश भर में महिला आरक्षण को लेकर कितना बवाल हुआ, कितनी मोर्चेबंदी हुई। तो ये सब वही मुद्दे हैं जो देश में पिछले कुछ वक्त से चले आ रहे हैं, और इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने का एक बड़ा मुद्दा भी है। दल बदल करने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग इस प्लेटफॉर्म के जरिए हो रही है। अब इन्हीं मुद्दों के साथ अभिजीत दिपके ने प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। जो लोग अभिजीत के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं वो इन मुद्दों से जुड़े और इमोशनल अटैच युवा और लोग भी हैं। लेकिन कॉकरोच पार्टी को लेकर सवाल यह भी उठ रहा है कि यह शायद किसी राजनीतिक पार्टी का प्रॉक्सी है, कोई उसे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो यह उनकी अभिव्यक्ति की आजादी तो है, और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार तो संविधान देता है ना भाई। तो जिसको लग रहा है कि यह गलत है वो जांच करवा ले, जिसको लग रहा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं वो इनके खिलाफ लीगल एक्शन ले ले, जिसको लग रहा है कि प्रॉक्सी है तो पता लगा ले। पता तो लगाना पड़ेगा ना। अगर इस प्लेटफॉर्म से और इससे जुड़ने वाले लोगों से कोई नुकसान हो सकता है और उससे देश को बचाना है तो एक्शन लीजिए। किस चीज का इंतजार हो रहा है? लेकिन आप किसी का अकाउंट बंद कर देंगे क्या? कॉकरोच जनता पार्टी की ओर युवा तो युवा, नेता भी खींचे चले आ रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि कैसे नेता लोग निकल कर कह रहे हैं कि भाई अब तो इसी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दूं कि ये पार्टी कोई इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड थोड़ी ना है, ये तो एक वर्चुअल पार्टी है। लेकिन सटायर वाली पार्टी है तो सब लगे हुए हैं। कल पाठशाला में मैंने आपको एसबीएसपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनके बारे में सुनवाया था, दिखाया था, उनका बयान भी आपको सुनवाया था। यही नेता वो कह रहे थे कि भाई अब तो कॉकरोच पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। यही तो सोशल मीडिया की चमक है बॉस, और यही धमक है सोशल मीडिया। पिछले 6 दिनों से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज साइकिल में जो मुद्दा दिखाई दे रहा है वो यही है, और लोग उससे जुड़ रहे हैं धड़ाधड़। कॉकरोच जनता पार्टी की इंस्टाग्राम फॉलोइंग 21 मिलियन के पार जा चुकी है। अब इसके कंपैरिजन में अगर देखें, इसको कंपेयर करें दूसरी पार्टियों से, तो कांग्रेस इंस्टाग्राम पर जो उनके फॉलोअर हैं उनकी संख्या 13.3 मिलियन है। बीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो हैं वो 8.9 मिलियन है। आम आदमी पार्टी का इंस्टाग्राम पर फॉलोअर की संख्या है 1.9 मिलियन। समाजवादी पार्टी के पास 0.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। टीएमसी के पास 0.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अखिलेश यादव कॉकरोच पार्टी के बारे में पोस्ट करके लिख रहे हैं, जुल्मी हुक्मरानों से कह दो आज बंदिशों में अब बंधा है इनकलाब, और सीजेपी बनाम बीजेपी का नारा दे रहे हैं। अखिलेश यादव सीजेपी और बीजेपी का नारा दे रहे हैं। आपको हैरानी नहीं हो रही, गजब नहीं लग रहा है कि जो आदमी अपनी पार्टी का झंडा, अपनी पार्टी का टोपी लगाकर चलता है, वो किसी वर्चुअल पार्टी का नारा देने लग जाए। कॉकरोच पार्टी के बारे में
और उसके एक्स अकाउंट के बंद होने पर विपक्ष में कौन क्या कह रहा है, पहले एक बार आपको सुनवा दूं। नोटबंदी और वोटबंदी के बाद बीजेपी अब लाई है कॉकरोच बंदी। आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर अगर कोई आपकी कहीं आलोचना कोई कर रहा है, उसके आप अकाउंट्स को बंद कराएं, ये कहीं इस प्रजातंत्र में उचित नहीं है। लेकिन चल यही रहा है, युवा है, युवा में जो आक्रोश इस सरकार के प्रति, ये जो सिस्टम भाजपा ने ऐसा बनाया है कि पूरी तरीके से रिग कर दिया है सिस्टम, ये सब उसके लक्षण हैं। देखिए, कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई। ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सरकार, हाँ, कॉकरोच से डर गए, भारत के युवाओं से डर गई, वो भी आलसी और बेरोजगार। मैं तो कहता हूं फिर देश के सारे वीजा बंद कर देने चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी देश में नहीं जाने देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है तो आप उससे डर क्यों रहे हैं? ये हताशा है, निराशा है नौजवानों का जो आप देख रहे हैं। और इतने बड़े फॉलोअर बनना ये दर्शाता है कि उनके अंदर आग लग गई है। सुना आपने, विपक्ष इस बात से खुश है कि युवाओं के अंदर आग लग गई है। इंडिया अलायंस इस बात से खुश है कि चलो हमारे फॉलोअर नहीं बढ़े, हमारी सरकार नहीं है, हमें वोट नहीं मिले तो क्या हुआ, एक मीम और सटाए के प्लेटफॉर्म के तो फॉलोअर्स बढ़ ही रहे हैं। हद है, हद की बात है। मोदी की विरोधी पार्टियां अगर यह सोचने लग जाएं कि हमारा काम हो ना हो, लेकिन कोई सटायर पार्टी का काम चल रहा है और इसी में हमको खुश रहना है, तो ठीक है भाई। इसीलिए तो आप पर भरोसा देश की जनता नहीं कर रही है। मोदी की विरोधी पार्टियां यह नहीं सोचती कि देश के युवाओं को अगर समस्या है तो वो कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी को क्यों भाव नहीं दे रही है। क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि इनसे ना हो पाएगा? सवाल तो है कि आपसे नहीं हो पाया क्या, कि कोई और आ गया और उसके पीछे लोग चल दिए। कांग्रेस जनता पार्टी ने विपक्ष के अंदर ही फूट डाल दी। एक तरफ विपक्षी नेता इस प्लेटफॉर्म के फॉलोअर देखकर वारे न्यारे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें अपनों से ही नसीहत मिल रही है। विपक्षी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने विपक्ष को हिदायत देते हुए लिखा है कि यह बेहद दुर्भाग्य की बात है कि देश के युवा को मेन स्ट्रीम विपक्षी दलों की जगह एक काल्पनिक पार्टी पर ज्यादा भरोसा है। वहीं बीजेपी कॉकरोच पार्टी के इन मेन लीडर अभिजीत दिपके की पुरानी तस्वीरों को भी पोस्ट को आधार बनाकर दावा कर रही है कि वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ मिले हुए हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने तो बेहद गंभीर आरोप तक लगा दिए और कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल जी का कार्यकर्ता है। आगे उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि अभिजीत दिपके के किसके पैसे से बोस्टन पढ़ने के लिए गया है और इस कॉकरोच पार्टी का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से होने के भी वो आरोप लगा रहे। अभिजीत दिपके के आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है, यह कल ही पाठशाला में मैंने आपको दिखाया था और दीपिके खुद भी कह चुके हैं कि वो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। वो ये तक कह चुके हैं कि उनका कमिटमेंट आम आदमी पार्टी के साथ कभी खत्म नहीं हो सकता है और इसी को आधार बनाकर बीजेपी उन पर सवाल उठा रही है। सुनिए। देखो, ऐसा है कि ये कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में जो काकरोची हुल्लड़ दिखाई पड़ रहा है, तो इस कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में जो काकरोची हुल्लड़ है, ये कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी सोच साजिश की सनक का नतीजा है। और कुछ लोगों को लगता है कि हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को इस तरह की वायलेंट एनार्की के जरिए जो है वो डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, डिफेम कर पाएंगे, डिफीट दे पाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है। और मैं मानता हूं कि इस तरह के जो है वो काकरेची कुल्हड़ के जो है वो कॉन्स्पिरेसी वाले हुल्लड़ को जो है वो आप किसी भी तरह से जो है वो देश कभी भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करे। अब वैसे तो ये कॉकरोच जनता पार्टी सटायर प्लेटफॉर्म है जिसने अभी तक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी बनने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन अगर आगे चल के ये पार्टी सीरियस राजनीति में उतरने का सपना देखती है और अगर इसी नाम और सिंबल के साथ चुनाव लड़ने का मन बनाती है तो भी उसे कॉकरोच का सिंबल नहीं मिल सकता है। अब ऐसा क्यों है वो भी आपको बता। भारत में अगर कोई नई पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर चमकाना जितना आसान था, चुनाव की असल दुनिया में अपनी पसंद का सिंबल पाना उतना ही मुश्किल है।
पाठशाला का नेक्स्ट चैप्टर। पुलिस की पकड़ में त्विषा का आरोपी पति, पूर्व जज सास पर गिरफ्तारी की तलवार। क्या सोमवार को गिरिबाला जेल जाएंगे? सीबीआई कैसे पता लगाएगी त्विषा ने सुसाइड किया या फिर मर्डर हुआ? शव के दोबारा पोस्टमार्टम से कौन से नए सबूत मिल सकते हैं? त्विषा केस में आज गजब ड्रामा हुआ। आरोपी पति समर्थ सिंह त्विषा की मौत के बाद पहली बार कैमरे के सामने आया तो अकड़ दिखाने लगा, मीडिया से बदतमीजी की और चिल्लाने भी लगा। आरोपी समर सिंह मास्क और चश्मा लगाकर जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा हुआ था, मगर जज ने कहा कि सरेंडर करना है तो भोपाल की ट्रायल कोर्ट में करो या फिर जांच अधिकारी के सामने। हालांकि समर सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आगे क्या होगा ये इस चैप्टर में डिटेल में आपको बताऊंगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने त्विषा शर्मा की आरोपी सास की अकड़ ढीली कर दी है। भोपाल कोर्ट में जज रह चुकी गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सोमवार को फैसला हो जाएगा कि वो जमानत पर बाहर रहेंगी या सलाखों के पीछे जाएंगी। त्विषा के घर वालों को इंसाफ की बड़ी उम्मीद तब जगी जब हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए। नए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया क्या होगी, उससे केस कितना स्ट्रांग होगा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ आपको बताने वाला। साथ ही सीबीआई जांच की उस प्रक्रिया के बारे में भी समझाऊंगा जिसकी मांग त्विषा के घर वालों ने बीते 10 दिनों में की है। अब सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है तो किस तरह वो आगे बढ़ेगी? त्विषा के घर वाले जो लगातार कह रहे थे कि उसने सुसाइड नहीं किया है बल्कि हत्या की गई है, अब उनका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, उनकी जुबानी भी आपको सुनवाऊंगा। मगर फिलहाल आज पूरे दिन की गहमा गहमी क्या हुई एक बार देखिए। जिस प्रकार से अभी मीडिया को हाथापाई करी गई उस समय हमारे ऊपर ऐसा कोशिश करी थी। आज ये क्यों स्थिति आ रही कि मेरे गैर हाजिरी पुलिस अंदर घुस रही है? मेरे दे सेइंग की नोटिस, जब व्हाट्सएप था तो व्हाट्सएप तो पहले भी 3 नोटिस दिए आपको, आपने एक भी नहीं दिया है भाई। द फर्स्ट व्हाट्सएप नोटिस कल आया है आफ्टर आई लेफ्ट फॉर जबलपुर। आई हैव माय लीगल राइट्स। 3 नोटिस दिए हैं और क्योंकि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो आज हमने उनकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करवाने के लिए माननीय हाई कोर्ट में लगाया है। स्वागत है सीबीआई जांच का, हम स्वागत करते हैं सीबीआई जांच का। सीबीआई जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हम स्टार्टिंग से हम लड़ी इसलिए रहे थे ताकि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होवे और जो इंसाफ जरूरी है वो मिले। 12 मई को त्विषा शर्मा की मौत हुई और 22 मई को उसका पति समर्थ सिंह पुलिस की हिरासत में आ गए। समर्थ सिंह पर दहेज प्रताड़ना और त्विषा को टॉर्चर करने का आरोप है। पेशे से क्रिमिनल लॉयर समर्थ सिंह के क्राइम का हिसाब किताब भोपाल पुलिस करेगी क्योंकि उसे जबलपुर से हिरासत में लिया गया है। हालांकि इससे पहले समर्थ सिंह ने अपनी हेकड़ी दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एकदम फिल्मी स्टाइल में पूरा ड्रामा किया। सोच रहा था कि जैसा चाहेगा वही होगा और इसीलिए पहले तो जबलपुर कोर्ट में पहुंच गया वो सरेंडर करने के लिए, मगर जज ने वहां सरेंडर करने से और करवाने से इनकार कर दिया। जहां केस चल रहा है बोले वहां जाके सरेंडर करो, यहां सरेंडर नहीं कर पाओगे। अब टशन देखिए कि पत्रकारों से भिड़ गया भाई समर्थ सिंह। चेहरे पर मास्क और चश्मा लगाकर पहुंचा था, ये कोई पहचान नहीं पाया इसलिए पहुंचा था भाई। मीडिया के सवाल जवाब नहीं हो इसलिए मास्क और चश्मा लगाकर पहुंचे थे भाई साहब। त्विषा की मौत को लेकर कोई सवाल नहीं पूछेगा ये सोच रहे थे, लेकिन कैमरा आरोपी को देखते ही पहचान लिया। 10 दिन की फरारी को लेकर सवाल किए गए तो उल्टा धकियाने लगाइए भाई, बदतमीजी पर उतर गए। मुंह से बोला नहीं मगर तेवर कितने थे देखिए, तेवर ढीले नहीं पड़े, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, पूर्व जज का बेटा है, शायद यही दिमाग में होगा कि क्या कोई उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा। मगर आरोपी समर्थ सिंह की चली नहीं। भोपाल पुलिस ने समर्थ को हिरासत में ले लिया। त्विषा की मौत हुई या कुछ और हुआ, 12 मई को क्या हुआ, यह सब सवाल उसके जबलपुर में जब उसे पुलिस पूछेगी तो उसे बताना हो। समर्थ सिंह त्विषा केस में मुख्य आरोपी है तो जाहिर है उस पर शक की सुई सबसे ज्यादा है। हो सकता है पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर ले, मगर समर्थ सिंह की लुका छिपी का द एंड हो चुका है। त्विषा के भाई का कहना है कि समर्थ सिंह की आदत ही ऐसी है। आरोप लगाया है कि पहले दिन सुनवाई के दौरान
उनके परिवार के साथ हाथापाई की कोशिश की गई। सुनिए क्या कहा। जो बदसलूकी आज हुई है वो बदसलूकी उस दिन भी हुई थी हमारे साथ, जब फर्स्ट सेशन और फर्स्ट हियरिंग थी उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। बस उस समय आप नहीं थे हमारे साथ। उस समय हम एक दूसरे के साथ हम बस रुके हुए थे, हमने ये सहा था उस दिन भी। एग्जैक्टली सेम चीज हो रही थी, बट जिस प्रकार से अभी मीडिया को हाथापाई करी गई उस समय हमारे ऊपर ऐसा कोशिश करी थी इन्होंने। इधर ट्विशा का आरोपी पति समर सिंह पुलिस की हिरासत में है। उधर सास यानी कि आरोपी गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जो गिरिबाला सिंह जज की हैसियत से कभी कोर्ट के अंदर सवाल पूछती थी, अब उनसे सवाल जवाब होंगे। हालांकि इस बार वो उस तरफ खड़ी होंगी जहां एक्यूज यानी कि आरोपी लिखा जाता है। आज हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह को नोटिस भेजकर कोर्ट में पेशी के लिए तलब किया है। अगली सुनवाई सोमवार को होनी है और इस दौरान वो अपना पक्ष रखेंगी। कोर्ट गिरिबाला से यह पूछेगा कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका क्यों ना रद्द कर दी जाए। माना जा रहा है कि कोर्ट गिरिबाला सिंह से उस कॉल लिस्ट को लेकर भी सवाल जवाब कर सकती है जिसे लेकर ट्विशा के घर वालों ने आरोप लगाए। मैं पाठशाला में आपको बता ही चुका हूं कि किस तरह गिरिबाला सिंह ने 12 और 13 मई को कई जगह फोन कॉल्स किए थे, जिसमें 40 से ज्यादा कॉल प्रभावशाली लोगों के बताए जा रहे हैं। ट्विशा के घर वालों का दावा है कि इसमें जज, आईएएस और आईपीएस के नंबर भी हैं। अब कोर्ट गिरिबाला से उनका रुख इस पर जानेगा। गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इसकी बड़ी वजह अग्रिम जमानत का हर तरफ से विरोध किया जाना है। आपको बताता हूं कि कौन कौन गिरिबाला के खिलाफ हाईकोर्ट गया है। गिरिबाला की अग्रिम जमानत खारिज कराने के लिए पीड़ित परिवार जो है वो हाईकोर्ट गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी गिरिबाला की जमानत का विरोध किया। इस मामले की जांच कर रही एमपी पुलिस भी आरोपी सास की बेल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है। ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह भोपाल में जज रह चुकी हैं, इसलिए उन्हें कानूनी दांवपेच पता है। जैसे ही ट्विशा की मौत की खबर आई तो उन्होंने सबसे पहले अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी और कोर्ट से मंजूरी भी मिल गई। मगर जैसे ही मामला तूल पकड़ने लगा तो गिरिबाला सिंह सवालों के घेरे में आ गई। अब पुलिस भी खुलकर कह रही है कि पूर्व जज साहिबा जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और न ही सवालों के जवाब दे रही हैं। क्या कुछ पुलिस का कहना है, आपको सुनवाऊंगा, मगर पहले यह जान लीजिए कि पुलिस नोटिस पर गिरिबाला सिंह की दलील क्या है। भोपाल पुलिस का दावा है कि गिरिबाला को 3 नोटिस दिए। इस पर ट्विशा की सास कह रही हैं कि सिर्फ एक नोटिस 20 मई को मिला। पुलिस के मुताबिक उसने 13, 14 और 20 मई को नोटिस भेजे थे, मगर गिरिबाला का मानना है कि घर पर कोई नोटिस आया ही नहीं। पुलिस का कहना है कि गिरिबाला घर से बाहर नहीं आई। जब उन्हें नोटिस देने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची तो इस पर आरोपी सास कह रही है कि पुलिस सिर्फ नौकर से मिली, मुझसे नहीं मिली। पुलिस का यह भी मानना है कि गिरिबाला जमानत शर्तों पर पालन नहीं कर रही हैं, इसलिए उसे रद्द कर देना चाहिए। हालांकि गिरिबाला के पास इसका भी जवाब है। उनका कहना है कि पुलिस ने मुझसे कोई सवाल नहीं किए। सुनिए जरा क्या कहना है इस पर गिरिबाला। आज ये क्यों स्थिति आ रही कि मेरे गैर हाजिरी पुलिस अंदर घुस रही है। मेरे डेसेंग की नोटिस, जब व्हाट्सएप था तो व्हाट्सएप तो पहले भी 3 नोटिस दिए आपको, आपने एक भी नहीं दिया है भाई। द फर्स्ट व्हाट्सएप नोटिस कल आया है आफ्टर आई लेफ्ट फॉर जबलपुर। आई हैव माय लीगल राइट। 3 नोटिस दिए हैं और क्योंकि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो आज हमने उनकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करवाने के लिए माननीय हाई कोर्ट में लगाया है। हाईकोर्ट ने ट्विशा केस में एक और बड़ा फैसला सुना है। सबसे पहले यह सुनवाई हुई कि ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम होगा कि नहीं होगा फिर से। तो इस पर हाईकोर्ट का कहना है कि पारदर्शिता लाने के लिए ट्विशा की डेड बॉडी का दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाए। इस सिलसिले में 5 सदस्यीय डॉक्टर की एक टीम भी बना दी गई है जो दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की है और यह टीम कल सुबह भोपाल जाकर डिसाइड करेगी कि आखिर करना क्या है। अगर थोड़ा भी चांस हुआ तो बॉडी को दिल्ली एम्स लाया जाएगा, वरना भोपाल में ही पोस्टमार्टम किया जाएगा और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब सवाल यह है कि ट्विशा के घर वाले दोबारा पोस्टमार्टम की लगातार मांग क्यों कर रहे थे, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तो इससे जुड़ी कुछ बातें आपको बताता हूं। दोबारा पोस्टमार्टम का मकसद मौत की असल वजह जानना है और पारदर्शिता लाना होता है। अगर पहले पोस्टमार्टम में मौत का सही कारण स्पष्ट नहीं तो दूसरे पोस्टमार्टम से वजह जानने की कोशिश होती है। हड्डियों के फ्रैक्चर, दम घुटने के निशान या फिर अंदरूनी चोटों की पहचान की जाती है। चोट मौत से कितने वक्त पहले की है या बाद की है, ताकि हत्या और आत्महत्या के बीच का अंतर समझा जा सके। डीएनए या फिर विसरा के नए नमूने या कोई दूसरे सबूत मिल सकते हैं दोबारा पोस्टमार्टम। अब आपको सुनाता हूं कि ट्विशा के घर वालों को कौन कौन से डाउट्स थे, इसलिए दिल्ली एम्स के ही डॉक्टरों से पोस्टमार्टम की मांग की गई।
पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई थी पहले, उसमें लड़के की हाइट गलत लिखी गई थी। जो उसकी इंजरीज थे उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया पूरी तरीके से। कोई सुसाइड करता है तो उसके सिर पे कैसे इंजरी आ सकती है? उसके हाथ में कोई अपने आप को मार के ब्लंट फोर्स उसकी बॉडी पे हैं, जो फोर्सेस हैं, चोटें हैं, वो उसको बताया नहीं गया। मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें उसमें हाइड भी की गई होंगी। त्रिशा के घर वालों की यह भी मांग थी कि पूरी घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीबीआई की टीम ने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि भोपाल के कटारा हिल्स थाने में दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। मगर इस जांच से त्रिशा के घर वाले खुश नहीं थे। त्रिशा के घर वालों का आरोप है कि उसने आत्महत्या नहीं की है। अब सीबीआई की टीम त्रिशा की मौत के कारणों को इन्वेस्टिगेट करे। 12 मई को क्या हुआ, किन परिस्थितियों में त्रिशा की मौत हुई, सुसाइड है या फिर कोई और वजह है, यह सब एंगल सीबीआई की जांच का हिस्सा। पाठशाला में अब अगला चैप्टर रहस्य, रोमांच और जोखिम से भरी दुनिया की सबसे मुश्किल यात्रा का। माउंट एवरेस्ट अचानक न्यूज में क्यों आया? पहाड़ की चोटी पर ऐसा क्या हो गया है? एवरेस्ट पर बिखरी हुई 200 लाशों के रहस्य को सुनकर हैरान रह जाएंगे। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट के बारे में एक वाकया बहुत मशहूर है कि हम पर्वत को नहीं जीतते बल्कि खुद को जीतते हैं। जीवन के इस सबसे कठिन और रोमांचक यात्रा का अनुभव को लेने के लिए पूरी दुनिया से पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट आते हैं। इसके लिए कई कई महीनों की तैयारी करते हैं। एवरेस्ट की यात्रा के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एवरेस्ट के पीक तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो वापस ही नहीं लौट पाते। उनके बीच के रास्ते में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो वापस नहीं लौट पाते। ये इस यात्रा का सबसे कड़वा और खौफनाक सच है। आज माउंट एवरेस्ट से ऐसी एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। माउंट एवरेस्ट से नीचे उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों की दर्दनाक मौत हो गई। ये दोनों ने ही एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर लिया था, लेकिन बेस कैंप पर लौटते समय इनकी मौत हुई। इन दोनों भारतीय पर्वतारोहियों की पहचान संदीप आर्य और अरुण कुमार तिवारी के रूप में हुई। नेपाल से मिली जानकारी के मुताबिक संदीप आर्य और अरुण कुमार तिवारी दोनों ने ही 20 से 21 मई को एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया था, लेकिन उतरते समय गंभीर थकान के कारण उनकी मौत हो गई। इसमें संदीप आर्य को पहले स्नो ब्लाइंडनेस यानी कि बर्फ की वजह से अंधापन हो गया, अंधे हो गए, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और कुछ देर के बाद असहनीय थकान उन्हें महसूस हुआ। इस दौरान उनके साथ चल रही शेरपा टीम उन्हें रेस्क्यू करते हुए नीचे लेकर आई, लेकिन बेस कैंप पहुंचने के बाद उनकी मौत हो गई। दूसरी तरफ अरुण कुमार तिवारी थे, जिनकी हिलेरी स्टेप के पास लौटते हुए बहुत थकान की वजह से तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। यह जगह करीब 8,790 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसे एवरेस्ट का डेथ जोन भी कहा जाता है। बताया जा रहा है कि शेरपाओं ने अरुण की बॉडी को नीचे लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेहद ऊंचाई, खराब मौसम और थकान के कारण बेस कैंप तक नहीं पहुंच पा रहे थे वो। एवरेस्ट पर ज्यादातर मौतें उतरते समय होती है, जब लोग थक चुके होते हैं। ऐसे में शरीर खुद ब खुद मरने लगता है, क्योंकि इस दौरान ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है। ठंड, थकान और निर्णय लेने की क्षमता भी घट जाती है, जिससे व्यक्ति उभर नहीं पाता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि एवरेस्ट पर ज्यादा ऊंचाई पर मौत होने की वजह से शव को नीचे लाना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा होता है। ऐसे में डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ना पड़ता है। आज की तारीख में माउंट एवरेस्ट पर बहुत से ऐसे शव हैं जो अचानक अपने घर नहीं पहुंच पाए और कई सालों से माउंट एवरेस्ट में मौजूद है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस समय माउंट एवरेस्ट पर 200 से ज्यादा लाशें मौजूद हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें नीचे नहीं लाया जा सका है। माउंट एवरेस्ट यात्रा की ये ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में सुनकर बहुत से लोगों की रूह कांप जाए। जिसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कि एक डेड बॉडी को नीचे लाने के लिए 10 से 12 लोग लगते हैं। हर व्यक्ति को कई सिलेंडर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लाश जमी हुई होने से उसका वजन 100 से 150 किलो तक पहुंच जाता है। इसके अलावा एवरेस्ट के डेथ जोन के दौरान ऑक्सीजन बहुत कम होती है। तापमान -30 डिग्री से नीचे चला गया होता है। तेज हवाएं चल रही होती है बर्फीली, जिससे शरीर खुद को संभाल नहीं पाता है और लंबे समय तक रहना जानलेवा होता है। कई बार लाशें इतनी गहरी बर्फ में जमी हुई होती हैं जिन्हें निकालना असंभव हो जाता है। इसके अलावा एक लाश रिकवर करने पर खर्च 40 से 80 लाख रुपए तक आता है। ऐसे में ज्यादातर परिवार इतना खर्च नहीं उठा पाते। नेपाल सरकार ने 2024 में डेथ जोन में 4 लाशें निकाली थी, लेकिन ऐसे बहुत कम मामले होते हैं। ज्यादातर लाशें वहीं रह जाती हैं और बर्फ का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में अक्सर क्लाइंबर्स और पर्वतारोही
लाश को रास्ते से हटाकर सम्मान देते हैं उन्हें। माइनस तापमान होने की वजह से ये लाशें कई सालों तक दिखाई देते हैं। कई बार बर्फीले तूफान या फिर एवलांच की वजह से बर्फ के नीचे ये दब जाती है। आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आज आ रहा होगा कि जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इतना जोखिम भरा काम है, जहां पर्वतारोही की मौत हो सकती है, बहुत से लोग आधी यात्रा से वापस लौट आते हैं, ये सब कुछ जानने के बाद आखिर लोग एवरेस्ट पर जाते हैं। आज आपको इसके पीछे की वजह भी बताता हूं। दरअसल पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट को उपलब्धि, रोमांच और अदम्य साहस का प्रतीक माना जाता है। इस यात्रा के दौरान पर्वतारोही को डर, उम्मीद और अपनी ताकत और कमियों को समझने का मौका मिलता है। इसके अलावा पृथ्वी के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़े होने की चाहत शारीरिक और मानसिक सीमाओं को परखने का मौका देती है। कई पर्वतारोहियों के लिए एवरेस्ट फतह करना अपनी क्षमताओं को साबित करने की अंतिम परीक्षा है। इससे व्यक्तिगत चुनौती और आत्मसंतुष्टि की फीलिंग भी आती है। बहुत से लोग इस राष्ट्र भावना से भी इसको जोड़कर देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपने देश का झंडा फहराना एक ऐतिहासिक और विशिष्ट सम्मान है, जो आम लोग बहुत कम हासिल कर पाते हैं। उनके नसीब में होता ही नहीं है ऐसा। इसके अलावा कुछ पर्वतारोहियों के लिए यह जोखिम भरा सफर एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह भी होता है। इन्हें इससे आंतरिक शांति, प्रकृति से गहरा जुड़ाव और जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो माउंट एवरेस्ट के अद्भुत नजारे और उस माहौल का अनुभव लेने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं।